टॉपिक को नाम क्या है, दोबारा देख लो एक बार। ब्लड, हिंदी में क्या बोला? रक्त, हिंदी में क्या बोला? खून, है ना। एक्चुअली में इन फ्लूइड को बोला, इन बोला फ्लूइड ऑफ लाइफ, जीवन का। जीवन का। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। द्रव ना, द्रव्य। देखो, चीज समझो, आप आज तक पढ़ता है यहाँ। एक वह द्रव और एक वह है द्रव्य। बहुत फर्क हुआ। हम द्रव को मतलब वह तरल, क्या वह है? द्रव्य को मतलब क्या है? पदार्थ, इंग्लिश में मैटर बोलना है। ठीक है। ये फर्क हुआ है। दैट कैन फ्लो, जो बह सकता है। बह सकता है ना, पदार्थ की अवस्थाएं टॉपिक आओ इलियम में नाम लिया नहीं, मैं कौन बताता हूँ। समझ ना जानू पदार्थ को मतलब क्या है, अब पदार्थ भी तारे टॉपिक क्यों में है। देखो का सर की बात करो। पृथ्वी को कोई भी यहाँ को घटक, कंटेंट, कुछ भी, वह क्या कहलाओगे? पदार्थ। पदार्थ की, पदार्थ की अवस्था होती है, उन अवस्थाओं को क्या कहा जाता है बताओ? अवस्था, अवस्था। ठीक है ना। पदार्थ की अवस्था, अवस्था जानो क्यों है? रूप है ना। जहाँ अपना भी रूप हुआ है। एक आपा सो की उठा, बाल एक जैसलमेर का टावर पकड़ रहे, एक सिक्कर को ये झूठने को, है को नहीं। एक अपन नाणु पहले, मम्मी लावणी लूवणी करा के लागी खड़ी करे, अभी के बाद में गिरे एक नया नया बाद में। अवस्था होगी नहीं होगी, रूप है ना। समझ रहे हो? हाँ जी। तो अवस्था मैंने पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस, हुआ है ना। वेरी गुड। तो याद रखियो एक चीज, ये पर भी टॉपिक पर चर्चा करूंगा, इसलिए अभी जो टॉपिक पकड़े है ना, वो सारा टॉपिक क्लियर करोगे बेसिक तौर पर। आज समझ में आगोगे द्रव और द्रव्यम के फर्क हुआ है। इन बोले हैं लिक्विड, इंग्लिश में क्या बोले हैं? और इनके बोले हैं, जल्दी बोलो, फ्लूइड, है ना। FLUID, फ्लूइड। समझ गया। अब देखो थे इन फ्लूइड क्या बोलियो भाई, इन द्रव क्या बोलियो? खून तो बह है ना। अरे बहता है कि नहीं बहता मेरे भाई? तो इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ बात तो होती है ना। तो देखो, जो अपना रक्त होता है ना, इसमें से पहला ही पहला पर्सन यही बनता है कि इसके अंदर का जो 100% जो भाग होता है ना, इन बहुत सारी चीज छुपेनी। लगभग 80% ब्लड एक माई कवर हो रहे हैं। अपन नाका जाने की जरूरत को नहीं है। इसका दो रूप हुए। कौन कौन सा हुए बताओ भाई, थारा पटेड़ा ही। बताओ। एक तो होता है इसका प्लाज्मा रूप, कौन सा होता है? और एक होता है रक्त, रक्त कणिका है, रक्त कोशिका। कमाल है। कणिका की कोशिका, आई इंपॉर्टेंट चीज है। जल्दी बोलो। अरे कणिका क्यों भाई, कणिकाएं क्यों बोला अपन ने? इंग्लिश में बोलते हैं इनको ब्लड कार्पसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पस। ये जो चार्ट बना ना, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो? तो देखो, प्लाज्मा जो रूप है वो कितो परसेंट है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा। 55। तो 100 में से अगर 55 गए तो कितो बच्चे बताओ? 45%। ज्यादा कौन सा है? तो क्वेश्चन बना गो पहले पहले समझ वाला है कि रक्त का अधिकांश भाग किसका बना होता है? प्लाज्मा का। और इस प्लाज्मा, अब प्लाज्मा क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। वेरी गुड। प्लाजो तो सुनेड़ो, पजामो भी सुनेड़ो, प्लाजा के जो है ना। बताओ, सोचो बेटा। बस इस परू निकला देख लेते, है ना। बताऊं क्या है प्लाज्मा?
हाँ जी, जो अर्ध तरल प्रकार का एक रूप होता है ना, वो होता है जिसमें ठोस चीजें भी शामिल होती हैं। कौन सी चीजें शामिल होती हैं? ठोस चीजें भी। अब ठोस मैंने कठोर नहीं बोला है, कठोर और ठोस में फर्क हुआ है ना? दोनों में फर्क हुआ है बेटा, अभी बात करेंगे क्या को, बात करें आगे। तो देखो समझ में आ रहा है ना, आप क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, एक वह भाई, एक वह ठोस, एक वह द्रव, और एक वह गैस की कितनी अवस्था में है? कितनी अवस्था में है? 5 अवस्था में। कितनी में है? 3 तो होगी, एक ठोस और द्रव के बीच की होगी, एक द्रव और गैस की। अब देखो, ई के बीच के अवस्था क्या बोले? ठोस और द्रव की। कौन सी बोलना बताओ? जेल। आप जेल को लगाओगे, बाड़ा कमाए। हाँ, लगाया करा ना। बे भी से कहे, है ना? अभी को आकार भी हुआ है। आप एल्पन लिबे जेली कौन खावागे? अरे खावा ना खावा, भी को आकार परिवर्तित कर सका आप। पानी जाके घड़ा में गालांगा, वो भी को आकार ले लेगो, ले लेगो ने। दोनों के गुण आ रहे हैं, तो वो कौन सी आ गई? है ना? और यहाँ पर आएगा फॉर्म, कौन सा आएगा? फॉर्म को मतलब अपनी भाषा में जाग भी बोल सका। जाग है ना, जाग। एक आता है सोमरस अमृत, सच बोलने की दवा, 8 बजे बाद नहीं मिलती है ना। उसको कभी ऐसे जल्दी में खोल देना आप, है ना? आपका दिल और बोतल दोनों झाग झाग हो जाएंगे। अरे यार ये क्या होगा, है ना? भाई समझा, कौन समझा? और भाई अगर समझदार आदमी है ना, वो नीचे थाली लगा दे। तो ये जागो बाद में क्या बना के वापस से? बियर नहीं, गंदी बात नहीं बोलनी। पानी बना के है ना, शुद्ध पानी, 3 बार छड़ने पानी। अरे हाँ या ना? तो समझा, कौन समझा कुछ? पॉइंट क्लियर होगो? तो आपा बात कर रहा है कि प्लाज्मा है, तो इन प्लाज्मा नाम क्यों पढ़ो? तो रटो मत, देखो हर चीज को कोशिश करो समझने की। बस इंपॉर्टेंट जगह टॉपिक ही बस से मैं रिसाइकिल करा दूंगा, बम अधिकतर क्वेश्चन पढ़े। कोशिश आई करियो कि अपन वो अर्थ समझ में आ जाए। तो पहले बाकुन से पढ़ांगा, आपा बताओ। प्लाज्मा, है ना? कतो प्रतिशत भाग हो? आप भी बोल सका आधे से ज्यादा भाग बना होता है ना? चलो, एक हमारे पानी का तो प्रतिशत है एग्जैक्ट 68 to 70% होता है। समझ रहे हो ने? कुछ किताबों में आप पेपर सोल्व कर हम लिखे रहा है 65%, 66%, है ना? एग्जैक्ट वैल्यू है कत्ती है 70, 68 to 70 लादा को थान पानी। फिर एक माँ देखो, फिर आओगी एक माँ बिन बोले ब्लड प्रोटीन के बोले, के बोले। अब देखो, आप राजस्थानी आदमी इंग्लिश क्यों कौन सीख पाओ, भी को एक एक ही कारण है ना? आप बिन कोशिश कौन करा, जबकि मेरे हिसाब इंग्लिश से ज़्यादा बढ़िया भाषा कोई सी है ही को नहीं, है ना? किसी को गाली भी लिखनी हो ना, 3 अक्षर में लिख के भेज दो, पूरा समझ जाएगा सामने वाला। और अपनी हिंदी में लिख के भेज दे तो सामने वाले लट लेके भी आ सकते हैं, है कि नहीं है? समझने का फर्क है कि नहीं है भाई? हाँ, तो देखो ध्यान से सुनना, ब्लड प्रोटीन की बात कर रहे हैं। अब ब्लड प्रोटीन कौन कौन सी हो, पहले तो अपन यहाँ पता होना चाहिए। आ चीज पढ़ांगा थारी जिंदगी भर काम आएगी। आज आप पढ़ रहे हैं, काल से बड़ा भी होगा, समझोगा, जीवन में बीमार होगा जो ना चीज काम आऊंगी है। एक ने बोले एल्ब्यूमिन, क्या बोलेंगा? एल्ब्यूमिन। दूसरी कौन सी है? ग्लोब्यूलिन। तीसरी कौन सी है? जल्दी बोलो। फाइब्रिनोजन। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? जल्दी बोलो। फाइब्रिन। चौथी कौन सी होती है बोलो? कौन सी होती है? और इसी का दूसरा नाम क्या होता है बताओ? इसके आगे क्या लगा देंगे? जल्दी बोलो। प्रोथ्रम।
समझ में आएगा। प्रो मॉडल चलना आजकल, स्प्लेंडर प्रो, प्रो है ना। एक्चुअल में प्रो का मतलब क्या है, कौन प्रो बताओ क्या उसका है। प्रो का मत प्री या प्रो मतलब होता है पहले, है ना। ये पहले ये स्थिति में इसमें रहती है और बाद में ये स्थायी हो जाती है किसमें, थ्रोम्बिन में। समझ में आई ना बात है। तो थ्रोम्बिन के पहले की स्थिति क्या कहलाएगी, प्रोथ्रोम्बिन। और इस प्रोथ्रोम्बिन पर कौन जम जाएगा, कैल्शियम जम जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगी, थ्रोम्बिन। अब क्यों बदल जाएगी वो पढ़ेंगे अपन, है ना। तो देखो पहला नाम आ रहा है एल्ब्यूमिन, ए नाम से, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, और एकदम क्रमु लिखे हैं, क्रमु मतलब समझ में आ गए थारे, ए बी सी डी का क्रम है ना, क्लियर है। एक जीएफ थी, रट लो थोड़ा, चार ही अक्षर को नाम है। अब जीएफ क्या है, मैं कौन जानो, तो पढ़े लिखे हुए ना, है ना। ठीक है। तो बात करा एल्ब्यूमिन की बात करा, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के काम करे, ए फोर होता है अलाउ, अलाउ का मतलब होता है परमिशन देना। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कितना पदार्थ आना है जाना है, अपन पानी पीते हैं ना, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करता है, इसको कंट्रोल करता है। कौन सा प्रोटीन करता है कंट्रोल, बताओ जल्दी बोलो। तो मैं ऐसे बोल दूं कि पारगम्यता को नियंत्रित करता है। पारगम्यता मतलब होता है आर पार निकलना। भाई अपने शरीर में रक्त की नली जा रही है, एक सारा कोशिका बनेडी ही है, बनेडी कौन बनेडी बताओ। तो यहाँ तो इकमा इकमा भर जाओगे पूरा पानी, एक लिमिट तक लेगी, बाद में आप पानी आगे ट्रांसफर कर देगी, वरना तो फूट जाएगी वह। बिन बिका आकार न बना के रखने के लिए कौन सी कोशिका की नहीं, सॉरी, कौन सी प्रोटीन की जरूरत पड़े, देखो प्रश्न अपने आप ही बन रहे हैं। बिकमा कत्तो पानी या कत्ता मटेरियल है वो आवश्यक है, बनाए रखना जरूरी है, ये कार्य कौन संभालती है, समझ गए ना। एक बात कहने का हजार तरीका ही, समझदार आदमी बनना पड़े, बस अच्छी सी चीज है, समझ में आई ना बात। चलो, एक आवे ग्लोबुलिन, सी फॉर घमासान करती है बॉडी के अंदर, घमासान। कोई भी बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया कौन होता है बताओ, है रोगाणु, कुछ भी हो सकता है ना, अभी समझाएंगे सारा आगे पढ़ेंगे तब। उसके साथ घमासान करता है, मतलब मैं बोल दूं रोगाणुओं को नष्ट करता है। अब रोगाणुओं को नष्ट कैसे करता है अपना शरीर, ये बताओ जल्दी बताओ। हमारे शरीर में ऐसा कौन बैठा रहता है भाई साहब जो उसको मारता है, तो हमारा शरीर उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। अब देखो फिर एक चीज समझ लियो, हर चीज का हमारे साइंस में अर्थ है, हर चीज का हमारा मतलब है। ये एक आदमी है ना, इमेजिन करो एक बार, एक शरीर का माए कोई बैक्टीरिया गयो, गयो ना, अरे गया कि नहीं गया बताओ, गया ना। तो अब भाई ये बैक्टीरिया गया, तो ये बताओ ये बैक्टीरिया क्या कहलाएगा। अपन को पता है कि हमारे शरीर में रोगाणुओं को मारने के लिए शरीर एंटीबॉडी बनाता है, क्या बनाता है, तो एंटीजन किसे कहते हैं, जो बॉडी में घुसता है। समझ में आ गया नहीं आया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि हमारे शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन उत्तरदायी होती है। देखो बात वही है, रोगाणुओं को नष्ट कौन करती, चलो वो छोड़ो, ये बताओ हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी कौन बनाती, रोगों से लड़ने की क्षमता कौन पैदा करती, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाती, हमें स्वस्थ कौन रखती। मतलब बात वही है, बिन हजार तरीका हूँ आप रिप्रेजेंट कर सका, है ना। तो अपन बोल देंगे ये हमारे शरीर में क्या बना देगी, जल्दी बोलो, एंटीबॉडी फॉर्मेट करेगी, बनाएगी, है ना। क्लियर है कि नहीं है बताओ। चलो तीसरी बात करते हैं, फाइब्रिनोजन। अब यह फाइब्रिनोजन क्या है, या फाइब्रिन क्या है, मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ ना, मैं जकी जकी बात थान बता रही हूँ, बस थान सन बेरो पहले
पता हो या पता बताओ, हाँ या ना? अरे हो या ना हो बोलो तो सही यार। अब यहाँ भी मत बैठो कि बस हम भैंस बाजार तनवेरो नहीं पड़े, है ना? हाँ, समझाऊंगा, सारांश समझाऊंगा कहानी को। एक गाना सुने, इशारे करती तेरी निगाह, ऐसा कुछ सुने ये गाना? हाँ। तो कुछ चीजें क्या थे, इशारे में समझाई जाती हैं बेटा, समझ में आ गए ना? चलो, तो बात करते हैं यहाँ पे अपन हर एक पॉइंट की। अपन को पता सब होता है भाई साहब, लेकिन उस नॉलेज को पहले अपन को सिस्टमेटिक करना होता है। अब ये सारी टुकड़ियां ने अपन कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, तब आपको पॉइंट अपने आप क्लियर होता जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? मैं ये भी कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसका भी आपको मतलब पता है और इसका भी आपको मतलब पता है, लेकिन आपने कभी क्या इस टॉपिक के ऊपर सोचा नहीं है ना, समझी नहीं बात को। 5 मिनट, अब अपन कपड़े लेने जाते हैं बाजार में, कपड़े लेने जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ तो देखी होगी आपने, देखी है क्या? यार कपड़े का फैब्रिक कैसा है, फाइबर, रेसा कैसा है इसका? मतलब ये रेशेदार प्रोटीन होती है, फाइबर, धागे नुमा होती है ये। कैसी होती है? और जब चिकन को अपन काफी देर तक पका लेते हैं, पका लेते हैं, पका लेते हैं, तो उसके अंदर ऐसे धागे से बन जाते हैं, ऐसे कैसे? वो कट के ऐसा हो जाता है, नहीं हो जाता? तो होता क्या है, ये अपनी स्किन है, इस स्किन पे पेन चुभाया तो इतना बड़ा घाव हो गया। इमेजिन करो, ये पेन चुभाया, ऐसे घाव हो गया, अंदर से ब्लड निकल के आ रहा है, ब्लड निकल के आएगा ना, तो ऐसे ये जाड़ फंस जाएगा, ये कौन फंस गया ये? जाड़ फंस गया कि नहीं फंसा, बताओ भाई? अरे गलत है, सही है ये बात? सही है ना? अब क्या होगा मेरे भाई, एक बात बताओ, अब एक ही काम होगा, ब्लड अब धीरे धीरे कम होगा, फिर इनके अंदर ये ब्लॉक बन गए ना, इन ब्लॉकों में प्लेटलेट्स, नाम सुना है? वो आके फंसने लग जाएंगे ऐसे। समझना ध्यान को, ये धागे हैं, इन धागों में कौन फंसने लग गई? प्लेटलेट्स फंसने लग गई। इसमें कलर का ऑप्शन कौन सा है सर? तो देखो, यहाँ पर ये इस तरीके से ये फंसने लगी, फंसने लगी या नहीं लगी बताओ? ये लो, फिर क्या होगा, जल्दी बताओ? फिर इनके अंदर यहाँ पर कैल्शियम आके भरने लग जाएगा, कौन भरने लग जाएगा? कैल्शियम बनने लग जाएगा, और तो छोटे छोटे छेद थे वो सारे कैल्शियम से भर जाएंगे, और ब्लॉकेज हो गया यार। इस ब्लॉकेज को अपन क्या बोलते हैं? थक्का, क्या बोलते हैं? बोलो, बात सही बताई नहीं बताई? अब अगर आपसे पूछे कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन काम आती है? फाइब्रिनोजन। तो ये थक्का जो बनाने का जो काम करती है ना, 90%, वो कौन करती है? करती है ना? लेकिन एक चीज जो मैंने अभी बचा के रखी थी वो अब बताऊंगा। ये जो रेसे बन रहे थे ना, इन रेसों को फिक्स करने के लिए, अब भाई छेद बड़ा रह गया, प्लेटलेट निकल भी तो सकती है ना, तो ये जो रेसे हैं, है ना, देखो ध्यान से सुनना, इन रेसों को फिक्स करने के लिए, क्या करने के लिए? फिक्स करने के लिए इनके अंदर ऐसे छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, वो बनाती है, वो कौन बनाती है? तो मैं अपनी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में समझाऊं, बड़ा धागा कौन सा हमें? फाइबर। छोटा धागा कौन सा हमें? बड़ा धागा फिक्स कौन सी प्रोटीन करे? थ्रोम्बिन। फिक्स कर दिया, अब बालने को नहीं, अब बाँ के ऊपर क्या आके चिपको? प्लेटलेट्स, पट्टी काणू, है ना? वह प्लेटलेट्स आ गई, अब बाने भी फिक्स करने के लिए कौन आओगे? चुनना। पहले चुनना का घर बनाया करता, सीमेंट को नहीं आया करती। चुनने का काम भी होता है फिक्सेशन करना, फिक्स करना, क्या करना? फिक्स करना। अरे समझे ही नहीं समझे? तो अब मैं थानू पूछूंगी, रक्त का थक्का बनाने में कौन कौन से घटक के काम आते हैं? क्या क्वेश्चन पूछे है? कौन कौन से घटक काम आते हैं, है ना? रक्त का जो थक्का जो बनता है, उस थक्के को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, कौन कौन सी चीजें काम आती हैं? अपन अपन एक बेसिक के बारे में पूछ रहे, डीपली नहीं पढ़ रहे। एक तो अपन बोल देंगे फाइब्रिनोजन, है ना, या फाइब्रिन। एक बोल देंगे थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन। एक कौन? और एक, जल्दी बोलो।
प्लेटलेट। सही है कि नहीं है बताओ? मजा आया कि नहीं आया समझने में? रटनी जरूरत है कि? अगर थे नहीं भी पढ़ के जाओ तो भी आंख बंद करके 2 मिनट सोचोगे यार कि गुरुजी क्लास में क्या बताया, तो याद हो सके है ना? अरे हाँ या ना भाई, है ना? चीज को क्या है, फर्क हुआ है कि बिना पा की तरीका हूँ समझ रहा। इसलिए थारे दिमाग में जो अगर नेगेटिविटी है ना कि यार आप मन के हसीर मैं पहली बार कर रहा हूँ और मैं करूंगा और देखूंगा, है ना? सब निकाल दो। आपने जहाँ कहीं ला गया करें, और ला गया उनके ला के दिखाना भी है ना। तो एक जगह कहीं हुआ है, लेकिन आपने पर डिपेंड करे कि आप के यहाँ को बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्यारे बच्चों, स्टार्ट करें। दोस्तों बोलना भी जरूरी है ना। हाँ, कीप स्माइलिंग। अरे हंसना जरूरी होता है, चाहे छोटा सा सेगमेंट है वही कर दो, कोई दिखे ऐसे करके, है ना? है कि नहीं है? चलो और बात करते हैं, आराम से बैठो, देखो टफ नहीं है ना। पक्का। अब इसमें भी एक प्रश्न हो रहता है, रक्त का थक्का बनाने वाले में, तो इसको बोलते हैं थक्का कारक। क्या बोलते हैं? थक्का कारक। 13 कारक में बम एक मुख्य कारक कौन सा है जो को सौ ज्यादा योगदान निभावे? कौन सा है वो? कैल्शियम। अब बताओ अपन कैल्शियम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? कैल्शियम खा रहा, दूध दे खा रहा दबा की, यानी अरे यार कैल्शियम सौ ज्यादा क्या मुँह है? दूध में? कौन के दूध में? हाथ पे करो। है? और बताओ और बताओ। पर पर्सन तो आगलो या पूछा बावला बनाने के लिए, देखो एक तो मैं क्या पूछो कैल्शियम क्या मुँह है, एक मैं कुछ भी आगो, चाहे आप वो खाओ और चाहे नहीं खाओ। एक आवा है कि खाद्य पदार्थों में से, मतलब जो सिर्फ खाने की चीज ही, या तो मैं कहता हूँ चुनना है बाटों सुना चुनो है ले। लेकिन अगर नाम आगो खाद्य पदार्थ में, अब चुनो बाटो खा थोड़ी जाओ, कैसे खा तो जाओ, पर आगे भी बाद में दिक्कत आऊँ बता मेरे पड़े कि क्या है ना। तो खाबड़ी चीज हम अब सोचना है कि खाने का मैं एक तो मिराज के साथ भी मिला हूँ आपा, है ना? बस जो भी है मतलब बिन काउंटर नहीं करना भाई साहब, समझ रहे हो ना चीज? मतलब खाने योग्य जो चीजें हैं जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं। अब खाने की चीज क्यों खाओ आपा? जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं, हमारे शरीर को बनाते हैं, हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, ये सारे काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं अपन खाद्य पदार्थ। तो एक नाम सुना आपने, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी पर क्या बने? मिला दूध। दूध के बने दही। दही के बने, है ना? छाछ के बने राबड़ी। छाछ की या दही की? अत्ता बावड़ा ही मत बनाओ दो। है ना? अरे समझे ही नहीं समझे? डेयरी प्रोडक्ट हुए कि नहीं हुए भाई? हुए कि नहीं हुए बताओ? बस, तो पहला नाम आएगा डेयरी प्रोडक्ट। हाँ बेटा, चावल नाक दिया। दुनिया आगे निकल गई बेटा, जावड़ू। थोड़े जावड़ में बैठे हैं। खैर चलो आगे बात करा, है ना? बस, तो देखो समझो ध्यान से, खाने योग्य जितनी भी चीजें हैं उनमें पहले पाएगा डेयरी प्रोडक्ट। कौन आएगा? यार ये तो किताब वाली बात होगी, अपनी भाषा में बोला ने, तो बै खाने की जितनी भी चीज जो सफेद रंग की ही। अब मन बताने की जरूरत को नहीं ने, जिसका रंग सफेद है, क्योंकि कैल्शियम का रंग कैसा होता है? समझ गा? मैं कहूँ केला कमा होएगी? बिल्कुल है। बादाम में होता है क्या? होता है। होता है तभी तो सफेद रंग है उसका। छिलका के अंदर ना सही भाई, अंदर तो होता ही है ना? हो सकता है कि कम हो, क्योंकि तुलना करेंगे तब पता चलेगा भाई कम किस में और ज्यादा किस में, है ना बेटा? तो आपने याद रख वाली ट्रिक क्या है? रंग कलर जिसका वाइट हो वो क्या है भाई? ठीक है। चलो, तो थक्का बनाने का जो कारक है हम उसको मुख्य रोल कौन अदा करे? यह चीज लिख लियो, यह क्या चीज है ना, तुरंत लिख लिया करो, क्योंकि अनबेरा ने कुत्तो है ना, कुत्तो वो सोए ना वो क्या सोए?
कुत्ते को अपन चौकीदारी पे छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उसके काम पे अपन को भरोसा है, वो हमेशा एक आंख बंद करके सोता है। थोड़ी देर इस आंख से सोता है, लेकिन ये खुली रहती है, लेकिन फिर इसको सो लेता है तो इसको जगा लेता है। इसलिए मेरे भाई, ये चीज याद रखो, पीछे का सेक्टर देखो, ये पीछे का जो पॉइंट है ना, अब मैं थाने बता रही हूँ जगह एक करता जाओ, ठीक है ना? अटेम्प्ट स्टार्ट करा, ठीक है? चलो, सोमपल आ चीज लिख लो, काम की चीज आ। पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्थाओं का नाम आओ एक मैं। तरल और द्रव और द्रव्य को जो फर्क नहीं पता हो वह भूल जाए बे, लिख लो, क्योंकि केमिस्ट्री को पहला टॉपिक वही है, इलिया चीज काम आएगी। ठीक है ना? कितने घंटे की एग्जाम होती है? सीटी दे रहे हो आप? सीटी का ये नहीं पता कितने घंटे की एग्जाम है? 3 घंटे एग्जाम है। 3 घंटे में से आधा घंटा रिजर्व करके रखना आपको बचा के। मतलब अगर परमिशन हो घड़ी की, तो घड़ी कितने घंटे आगे करके लेके जाओगे? 3 घंटे। आधा घंटा तो अपना है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ सोचना है कि आप पेपर करते हैं ना, उसके अंदर भी दिमाग लगाना अपन को। आप लिखते जाओ, मैं बताता रहता हूँ। जिस पर्सन को आपको 100% आता था उसको कर लिया, उस पर डायरेक्ट पर्सन नंबर पे क्या करना है, गुड मार दियो। ताकि भी पर्सन आप लास्ट में तो जल्दी जल्दी चेक करा, तो अपन भी के बारे में सोचना नहीं पड़े। गुड मार दियो मतलब आप अभी ने ओएमआर शीट में भी फिल कर दियो। दूसरा यार, आवे तो है लेकिन कंफर्म होनी, स्टेज सेकंड बिको पर तुरंत क्वेश्चन मार्क लगा दो, है ना? आवे तो है लेकिन यार वो सोचना पड़ेगा, 2 मिनट देखेंगे इन। तीसरो, कोई नहीं आओ यार, अंदाजो लगा सका, बैठ जाएगा और अंदाजो। एक यहाँ एक बायोलॉजी हो, फिर एक सब्जेक्ट और भी हो, बोला तुकालॉजी है ना? बायोलॉजी हो जाए, ना एक आशा की पढ़ेड़ी है, एक ऊपर अपन सोचना, एक बिल्कुल भी नहीं आवे, एक ऊपर के मारना है क्रॉस, लेकिन कंपलसरी है मारना। क्यों? क्योंकि आप लास्ट में है ना, पर्सन नहीं यहाँ देखेंगे ना, भी ज़्यादा टाइम खराब होगा ना, सीधा सीरियल वाइज देखेंगे ना, टाइम बच्चों को बहुत। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, इसलिए बता रहा था ना चीज़। स्मार्ट तरीकों में काम करना पड़े, है या नहीं है? तो लिख लिया क्या सबने? चलो फिर पेज नंबर सेकंड का भी काम की चीज़ है, वो आपको सबको पता ही है, लिख लो चीज़ को। इसमें 3 चीज लिखनी है डायरेक्ट, ऐसा कैसा चित्र बनाओ, नाम लिखो फटाफट। जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी, उतना ही तेज आपका ब्रेन चलेगा। जितना धीरे लिखोगे, उतना ही आपका दिमाग धीरे रिसीव करेगा। और ज्यादा जोर का कुछ भी नहीं है भाई, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। फास्ट करें और थोड़ा सा फास्ट और करें, जल्दी लिखो, है ना? ये पदार्थ की अवस्थाएं थी, मुझे समझाना जरूरी था। अपन आगे क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? जल्दी बोलो, तीसरा घटक कौन सा पढ़ेंगे? प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में बात करें तो बता दो जल्दी से। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है एक तरीके से? जिसमें ठोस कण हो, ऐसा द्रव क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा, जिसको नहीं पता हो वो लिख लेना कि ऐसा कोई द्रव जिसके अंदर क्या हो, ठोस कण हो, एक तरीके से अपनी भाषा में समझने का बेस्ट तरीका है। और ये जो प्लाज्मा जो रूप है, ये ही कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ? कौन बताएगा? है किसी में हिम्मत बताने की? जल्दी बोलो। क्या बोलते हैं इसको? क्लोराइड नहीं रे, कोलाइड अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं कोलोइड स्टेट। बोलते नहीं बोलते? तो गंगाधर ही शक्तिमान है। एक प्रकार की कौन सी अवस्था हो गई प्लाज्मा? कोलोइड अवस्था हो गई। तो अब मैं थान पूछूं, केमिस्ट्री को पर्सन आगो, कोलोइड अवस्था का एक उदाहरण दीजिए। कौन होगा बताओ? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या मुँह है? खून में। क्या मुँह है वो? खून को तो 155%। तो खून एक पर कौन से प्रकार
का अवस्था रूप है? ठोस, द्रव, गैस या कोलोइड या सभी? कोलोइड रूप है। अरे भाई 55% आधे से ज्यादा जगह को पावर है। 55% आधे से ज्यादा है कि नहीं है? तो यो ही मान्य जागो। समझा ही नहीं समझा? बस। एक कंपनी है बिका 100 शेयर ही, एक का नहीं 51, एक का ही 49। हमेशा ई परसेंट पर ही बना, हमेशा 50-50 पर बराबर नहीं, लेकिन एक जगह का ज्यादा होगा ना, बिगन अथॉरिटी ऑफ पावर बिगा कन रहे एक शेयर के कारण। ओ भाई एक को पावर। एटीएम में मान लो अपन 100 रुपया निकालने की कैपेसिटी है मिनिमम, तो अगर 1 रुपये कम होगा 99, तो अपन 99 रुपया को नहीं निकाल सका ने 1 रुपये के कारण। तो 1 रुपया बढ़ो है भी टाइम या 99 रुपया। इसलिए चीज को समझना है ना। चलो आगे बात करें भाई, जल्दी बोलो। ये वाला भी लिख दो छोटा सा पॉइंट, कि थक्का जो बनता है रक्त का, उसके अंदर कौन कौन से घटक काम करते हैं? ये दोनों क्या है, आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? ये कौन सी प्रोटीन है ये? जल्दी बोलो तो यार। लिख लिया सबने? लिख लिया भाई? चलो अब बात करते हैं अपन ने, इसमें और भी आगे घटक होते हैं ना, उनकी बात करते हैं। तो हो गई प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन क्लियर हो गए। उसके अलावा और क्या क्या होता है हमारे खून में? अपन बोलेंगे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी बोलो। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन आगो, हमारे जो रक्त है उसके अंदर गैसीय अपशिष्ट पदार्थ का नाम बताओ। कौन से का? है ना? समझ रहे होगे? समझ में कोनी आवेगी, दिमाग का माए चूल्हो जलाओगे, बास्ते लगेगी कान में कि धुनो निकला को कान गर्म हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति तक भी जो को आदमी टिकेट और रगो ने वह मान ली भी भट्टी का मत तब की एकदम तैयार है वो। और कोयले की जो फाइनल स्टेज है बस डायमंड हो है। समझ में आई ना बात? और डायमंड को कोई आकार को नहीं हो है ने, स्टार्टिंग का मान काट की बिना आकार दिया जाए भी टाइम भी वो कीमत में बहुत बुरी कीमत रखे, और कटने के बाद में भी वो बत्ती कीमत रखे। समझ रहे हो ने? इसलिए हिम्मत करो। और थाकन तो एक मतलब बहुत गोल्डन चांस है समझने को, क्योंकि बताऊंगा अभी लास्ट में सारी चीज। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या है? वेस्ट मटेरियल जो आपने कोई काम को नहीं। समझ रहे हो ने? क्या क्या है ये अपशिष्ट पदार्थ कमाए? जल्दी बताओ क्या क्या हो उसका बेटा। जल्दी बताओ क्या क्या हो उसके। हम्म। एक आवा है यूरिया, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक आता है यूरिक अम्ल, क्या आता है? जल्दी बोलो। एक आता है अमोनिया। आता कि नहीं आता? और एक आता है अपशिष्ट पदार्थ में गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। बोलो सबको पता था या नहीं था बताओ? लेकिन सोचा ही नहीं अपन ने। अरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अभी गैस से नाम उल्टो पड़ लेना बार था जाए। है ना? ठीक है। तो देखो यूरिया, सूत्र बताओ। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? कैसे खेत का माए छिड़क्या करा कट्ठे आपने शरीर में भी यूरिया बने है। आप जत्ती भी वेस्ट मटेरियल खावा ने, है ने? वेस्ट मटेरियल खावा क्या आप? अरे गोबर अन बोलने वेस्ट मटेरियल रोटी खावा आप अन बोलने पोषक पदार्थ, क्या बोले? अरे क्या बोले? हाँ। तो बात समझो देखो, है ना?
जितने भी खाद्यान्न होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं, वो ठोस भी हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं ना। क्या गैस या खाद्य पदार्थ होता है? गैस या खाद्य पदार्थ देखा है कभी? कोई एक गैस उड़ के जा रही है और ले पकड़ के चेप दिया? नहीं होता ना, अभी तक तो है नहीं, आगे हो जाए तो पता नहीं है भाई। लो, अरे समझना, देखो पहले पहला इसका प्रश्न आता है, यूरिया का सामान्य सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है। अब देखो, ये तो था अपन को पढ़ा पढ़ाया रट्टा सवाल, एग्जामिनर कैसे पूछता है ना। तो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, है ना। इसका सूत्र होता है NH2CO NH2। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? चलो फिर देखो, ये वास्तव में क्या था? जल्दी बोलो, क्या था ये क्या था? जल्दी बोलो, ये क्या था? ओके 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 ओके। अब मैं इस चीज को चेंज कर देता हूँ और इस चीज को ऐसे कर देता हूँ, समझना ध्यान से, क्यों कर देता हूँ वो आप लोग बताओगे, है ना। इस चीज को मैं ऐसे कर देता हूँ, है ना। सही है कि नहीं है, बताओ। तो आपने एक चीज सोची होगी, इसमें से भी एक माइनस हुआ है H, एक माइनस हुआ है O, और एक माइनस हुआ है, और अगर इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या हुआ है? मतलब जब आपने शरीर का माए विपरीत परिस्थितियां आए और आप प्यास लाग रही है, मरुस्थल में भाग रहे आने, बीट टाइम में ना अपनी बॉडी क्या बनाओगी? यूरिया बनाए। और जगह आप जो CO2 छोड़ा ना, इन भी काम में ले ले, और इन भी काम में लेके, इसको भी काम में लेके, और वो किस में कन्वर्ट करता है? ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और यूरिया जैसे जैसे बनेगी उसके साथ थोड़ा थोड़ा क्या निकलता रहेगा? पानी निकलता रहेगा, पानी निकलता रहेगा, शरीर को जिंदा रखेगा। समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? इसलिए मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कौन सा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है? अरे जल्दी बोलो, कौन सा निकलता है? बस, मैंने कुछ ही नहीं बताया आपको, जो बात थी वो समझाई कि ये क्यों होता है। यही तो होती है ना। अब देखो, मैं आपसे जो बात पूछता हूँ आप सारे के जवाब देंगे, कुछ नहीं बताया मैंने अभी तक। यूरिया के निर्माण के लिए कितने अमोनिया की आवश्यकता होती है? अब अमोनिया यौगिक बोल दो, है ना, बोल सकते हैं ना। कितने की जरूरत पड़ेगी बताओ? कितने की पड़ेगी? देख के बताओ। दो ही तो है, NH2, है ना। अब गिनती भी नहीं आती है तो मेरे भाई सुधार लो। देखो, मैं बोल दूं यूरिया के निर्माण के लिए हमें कितने अमोनिया चाहिए और कितनी CO2 कण चाहिए, पॉइंट अपने आप क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। दूसरी बात, जब जब हमारे शरीर के अंदर यूरिया बनेगा, यूरिया के निर्माण के दौरान उत्सर्जित होने वाला पदार्थ है वो क्या होता है बताओ? जल्दी बताओ, क्या निकलेगा रे उसमें से? जल निकलेगा। अब ये सारी प्रक्रिया है ना, ये जो देखो आप लोग देख रहे हो, ये समझना ध्यान से इसको, है ना। ये जितनी भी प्रक्रिया ना, ये प्रक्रिया ये सारी कहाँ होती है? जल्दी बताओ, मेरे को नहीं पता। कहाँ होती है? किडनी? अरे वहां से तो क्षण के बाहर निकलता है, स्वाहा। जब कोई आदमी डोली के पास खड़ा हो, समझ जाना वो यूरिया को अपने शरीर से, है ना, आजाद कर रहा है कि जा बेवफा, जा, है ना। तो आप भी ऐसे मेच्योर आदमी बनो, बात करनी है आपको, कैसे बात करनी है? कहीं बैठे हो, है ना, यार अर्जेंट कॉल है यार, एक दोस्त है अपना यूरिया, उसको छोड़ के आ रहा हूँ, 2 मिनट दो बस। भीड़ में आपको समझदार इशारा है, वो समझ जाएगा, समझदार होगा तो, है ना। यार अमोनिया को डर लग रहा है, मैं छोड़ के आ रहा हूँ, है ना। ठीक है। अब देखो, नाम आया है क्या? यकृत। दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई वर है ना छोरो, है ना, इसको हमारे शरीर की क्या बोलते हैं रे? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? केमिकल लैब ऑफ बॉडी। किसे कहते हैं बोलो? क्योंकि अपन को पता है ये सारे केमिकल्स हैं, ये सारे क्या है? ये केमिकल्स है ना।
चलो छोड़ो, हमारे शरीर की रसोई घर किसे कहते हैं? किचन ऑफ बॉडी। क्योंकि जितनी भी काम की चीजें है ना हमारे शरीर के लिए खाने पीने की, वो सारी यहीं तैयार होती हैं। समझ गए ना? लोग बावले होते हैं ना, जो पी के इसको बर्बाद कर रहे हैं। अरे हाँ है ना। तो देखो और भी बात करते हैं, लेकिन इसके दो पर्सन है ना, वो हमेशा बहुत अलग आते हैं और हटके आते हैं। वो क्या क्या आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताने की बात है, इसलिए बता देता हूँ। और आपकी इच्छा है नहीं बताना है तो बता दो भाई। बता दूं क्या? इसके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। कौन से नंबर का? दूसरा सबसे बड़ा अंग। तो पहला कौन होगा जिस पे आप लिपापोती करती हो? किस पे करते हैं अपन लिपापोती? त्वचा पर, है ना? तो देखो सबसे बड़ा अंग, समझ में आ गई? और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कौन सी है? है ना? ग्रंथि तो दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और ये कौन सी है? जल्दी बोलो। नहीं पता ना? देखो मैंने कुछ ही नहीं पूछा, मैंने तो वही बात पूछी है जो कायदे की है भाई। भाई ग्रंथि ग्रंथि तो रट रखी है, लेकिन ग्रंथि भी तो अपन ने पढ़ा तो है ना कि भाई ये भी, इसके भी दो प्रकार या तीन प्रकार होते हैं। अरे हाँ यार। तो इसका 99% योगदान होता है वो बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में होता है। किसके अंदर? अरे रट लो इस चीज को। देखो, अब कहोगे सर अंतःस्रावी बहिर्स्रावी का नहीं पता। बहिर का मतलब क्या होता है? बाहर जाना है। अभी उम्र थोड़ी होगी किसी के जाने की। नहीं हुई ना? हाँ जी। तो देखो चीज को समझते हैं अपन। आप थोड़ा लेट जा सकते हो तो देख लो, वरना हिम्मत का तो काम है ना? चीजें काम आएंगी। देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। अभी तो केमिस्ट्री बाकी है। टॉपिक एक होगा लेकिन वो पूरा आसपास की पूरी केमिस्ट्री को तैयार करवा देगा आपको। थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मान लो, है ना? तो मैं काम की बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है यहाँ पे? ध्यान देना, सुनना ध्यान से। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? अंतःस्रावी। बहिर्स्रावी किसे कहते हैं? जिनके स्राव, ऐसे समझ लो ये, मैं उदाहरण दे के प्रूफ करूंगा। जिनके स्राव बाहर निकलते हैं, जिनके स्राव अंदर निकलते हैं। अब सर अंदर बाहर का मतलब क्या है? देखो सुनो ध्यान से, है ना? जिनके स्रावों को अपन जान सकते हैं, पहचान सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो तो हो गए बहिर्स्रावी। और जिनको अपन नहीं पहचान सकते, देख सकते, मतलब जो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं बॉडी दर, वो होते हैं अंतःस्रावी। अब तुम कहोगे सर कैसे? अश्रु ग्रंथि है, आंसू वाली, है या नहीं है? आप बताओ, कुछ सोच समझ बताओ। जब कोई आपका दिल तोड़ेगा, आंसू तो बाहर आएंगे ना? अपन देख सकते हैं ना, महसूस कर सकते हैं ना, उनको पहचान सकते हैं कि नहीं सकते? बताओ भाई कि पहचान लिया ना? चलो लार, रसगुल्ले को देखे लार आ गई। अब मैं बोल दूं कि रसगुल्ला है, वो आपकी कौन सी ग्रंथि को प्रभावित करेगा, अंतःस्रावी या बहिर्स्रावी? अरे काय का अंतःस्रावी रे? बहिर्स्रावी। वो लाल टपकेगी ना, वो दिख जाएगी। है या नहीं है? जैसे अभी सर्दियां आ रही हैं, सर्दियां आएंगी तो अपनी एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है, जिसको सक्रिय करेंगे, बोलेंगे सेडा ग्रंथि, है ना? हाँ है ना? परिणाम दिखेगा नहीं दिखेगा? ये तो थी। एक पसीना ग्रंथि, देखो अभी भी एक काम कर रही है नहीं कर रही है पसीना ग्रंथि? अरे किसके उदाहरण है ये? बहिर्स्रावी। अब देखो, समझना ध्यान से। पाचक ग्रंथियां होती है ना, वो भी बहिर्स्रावी होती हैं। उनके अंदर भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, है ना? एंजाइम्स निकलते हैं पचाने वाले, है ना? पाचक एंजाइम, अरे रटने की जरूरत ही को नहीं। ये नाम सुन रहे कि पाचक हार्मोन, कौन सुन रहे? पाचक एंजाइम मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथियों में निकलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स। क्या कहलाते हैं? तो पाचक एंजाइम
बताओ किससे निकलते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, बहिर्स्रावी से। तो रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा खोपड़ा काम मिल लिया, काम हो गया, है ना। और जहाँ नहीं है खोपड़ा वो तो गया चोपड़ा, है ना। अरे है या नहीं है। और बात करते हैं भाई, जो ये स्टूल निकलती है, पोटी निकलती है, इसका भी तो एक रंग होता है ना, पीलापन, पितरस, पीला। तो अपन इसके रंग को देख के नहीं पहचान सकते क्या। तो बताओ पाचन क्रिया में कौन सी प्रकार की ग्रंथियां शामिल होती हैं, अंतःस्रावी या बहिर्स्रावी। देखो सब तो आता है आपको। मेन चीज क्या थी ये बताओ, मेन चीज एक ही थी। अपन को एक सार समझ में आ गया कि जिनके स्रावों को या जिनके प्रक्रम को या जिनके उत्पादों को अपन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, वो कौन से होते हैं रे, बहिर्स्रावी होते हैं। थायराइड का अपन को पता नहीं चलेगा कितना निकल गया, वो तो ब्लड टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा, वो अंदर ही गया ब्लड में डायरेक्ट, उसको बोलेंगे अंतःस्रावी। क्या बोलेंगे, समझ में आ गई ना बात। तो ये भी तो अपने आप में एक बड़ी बात है या नहीं है बताओ। तो इससे भी तो पाचक एंजाइम निकलते हैं ना एक तरीके के। तो ये बहिर्स्रावी ग्रंथि में आती है, किस में आती है। हाँ, तो इनको आप लिखने की जल्दी कोशिश मत करो, आप आराम से, है ना, सॉरी इधर से लिखा जाएगा बहिर, है ना। क्लियर हो गया, क्लियर है, क्लियर हो गया ना। चलो अब देखो और आगे बात करते हैं, और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया यूरिया का। यूरिया को कौन निकालते हैं रे बताओ, कौन निकालते हैं, स्तनधारी निकालते हैं। समझ में आ गया क्या, स्तनधारी, इसमें नाम आ गया स्तन, स्तन में होता है दूध, इसलिए इनको बोलते हैं दूध स्रावी ग्रंथि। दूध जो बच्चा होता है उसको पिलाया जाता है, मतलब ऐसे प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं स्तनों से, वो क्या कहलाते हैं, स्तनधारी होता है ना। अपवाद तो अलग अलग है धरती पर, अपन की बाद में बात करेंगे, पहले अपवाद नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा सीईटी का जो अभी एग्जाम हुआ था, है ना, ग्रेजुएशन लेवल वाला, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर वाले क्वेश्चंस थे सारे। तो आपके उनके थोड़े हल्के आएंगे, लेकिन वो भी समझदारी वाले आएंगे, तो कोशिश ये करना आप लोग समझ जाओ। चलो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका परसेंटेज पूछा जाता है, 2-3 बार आ चुका है एग्जामों में। एक मनुष्य जो होता है वो ऑर्डिनरी नॉर्मली कितना परसेंट यूरिया एग्जिट कर देता है, 2% यूरिया एग्जिट करता है, जितना भी निकालता है ना मूत्र में से। अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, कि रक्त में, है ना, कितने परसेंट यूरिया होना जरूरी है, तो 38% कितना जरूरी है, अपने टोटल प्रोडक्शन का जो होता है वहां पे इतना, है ना। और ये मिलीग्राम तक ये वैलिड होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। चलो अगर मैं पूछ लूं कि मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होता है, तब क्या बताओगे आप, 2%। क्लियर है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मूत्र में पानी कितना प्रतिशत होता है, तब क्या बताओगे, 96%। क्लियर है। तो पहला अपशिष्ट पदार्थ क्लियर हो गया। दूसरा कौन सा था बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूरिक अम्ल, नाम सुना है क्या, यूरिक एसिड, सुना है क्या। तो देखो इसकी भी कहानी समझा दूं मैं आपको, रटनी नहीं है ना। एक होता है, क्या होता है जल्दी बोलो, एक होता है यूरिक अम्ल, और एक होता है अमोनिया। ये उत्सर्जन तंत्र में भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, इसलिए मैंने इसको ऑर्डिनरी लेके बता रहा हूँ, बेसिक चीजें हैं, समझ के चलना। देखो 3 पॉइंट हैं, उनको अपन समझते हैं। क्लियर हो गया, यूरिया और अमोनिया, इसके बीच में कौन आ गया। अरे मैंने ऐसे पूछ लिया कि
अर्ध ठोस रूप में पाया जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? अर्ध ठोस। व्हेन एक कैमिल कम्स ऑन ग्राउंड, जैसे हमारे दादा परदादा गुड़दादा थे ना, उस टाइम वो क्रिकेट खेलते होंगे, जानते हो ना, परदादा गुड़दादा उड़दादा हुए थे। पिच नहीं होती थी तो उस टाइम वो क्या था, जैसे क्रिकेट खेलते थे तो ऊँट कहीं पे अगर मान लो पेशाब कर गया तो वहां पे वो बॉलर कोशिश करता था मैं टप्पा खाऊं, क्यों? क्योंकि जहाँ वो सुसु करता था ना, मूत्र त्याग करता था ना, वहां पर वो हार्ड हो जाती थी जमीन। होती थी कि नहीं होती थी भाई? तजुर्बा बोलता है ना, आप ट्राई करके देख लेना आप। अर्ध ठोस रूप में जितने भी पक्षी होते हैं ना, वो बीट करके गए, 2 मिनट बाद में आपको सूखा हुआ मिलेगा मटेरियल, क्योंकि वो आधा ही पानी था उसके अंदर, वो वाष्पित हो गया या धूप में सूख गया। है या नहीं है? अरे अपना छोटा बच्चा सूसू करता है तो उसकी लिया, झटकाया, ताना और दोबारा लाके पहना दिया। हुआ या नहीं हुआ? तो पर्सन क्या उठता है? पर्सन क्या उठता है, देखो ध्यान से सुनना। अगर आपसे, अब मैंने क्या बोला, ऊंट बोला ना, तो ऊंट के बोलने के पीछे भी कोई वजह थी भाई। ऊंट एक मरुस्थलीय प्राणी है, मतलब जो पानी कम पीता है, इसको शरीर को पानी होल्ड करने की कैपेसिटी। तो क्वेश्चन आ जाए, मरुस्थलीय प्राणी जो होते हैं वो कौन से प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, बता दो जल्दी बोलो। जो अर्ध ठोस होता है, गाढ़ा मूत्र होता है, अर्ध ठोस होता है, कौन सा हो गया? यूरिक अम्ल। चलो, ऊंट नहीं दिया उन्होंने, मरुस्थलीय प्राणी नाम ही नहीं दिया, उन्होंने दे दिया कि पक्षी वर्ग। वे कई बार देते हैं कबूतर कौन से प्रकार का है ना, अपन वो नहीं, उन्होंने दे दिया डायरेक्ट वर्ग ही पूछ लिए, समझ रहे हो ना, और वहां पे नाम दे दिया कि पक्षी वर्ग है, वो कौन सा अपशिष्ट पदार्थ निकालता है, तब क्या बताओगे? यूरिक अम्ल। समझ में आ गई? अरे क्लियर है क्या? और एक होते हैं ना जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर का मतलब ऐसे 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 ऐसे, जिनको सरीसर्प बोलते हैं, सांप हो गया वगैरह वगैरह, है ना, ये भी अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, वो भी कौन सा होता है? यूरिक अम्ल होता है। तो ये तो स्तनधारी हो गए, इसके उदाहरण भी याद हो गए ना? बता दो कौन कौन से बोलने हैं मैंने। पहला कौन सा बोला? मरुस्थलीय। दूसरे कौन सा बोला? पक्षी। और तीसरा रेंग कर चलने वाले, है ना। चलो, लास्ट आ गया अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? जलीय जीव। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। हमारा शरीर है वो अमोनिया को भी तो निकाल सकता था, उसने यूरिया को क्यों निकाला? बनती नहीं बनती बात है? अरे अमोनिया तो अपने भी शरीर में बन रही थी, तो उसको क्यों नहीं निकाला? क्योंकि पहली बात तो इससे हाइड्रोजन लेके पानी बनाना जरूरी था। दूसरी बात, अमोनिया को घोलने के लिए हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए, वो निकलेगा नहीं, उसको घोलने के लिए पानी कितना चाहिए? बहुत ज्यादा पानी चाहिए मेरे भाई, घोलने के लिए इतना अपने शरीर में है नहीं, इसलिए हमारे शरीर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में, और उसमें जो पानी था वो और निकाल लिया, ले बेटा ले लिया जा। है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि वह कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है जिसको घोलने के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो आंसर क्या होगा? और जिसको बहुत कम जरूरत होती है तो वो कौन सा होगा? बहुत छोटी सी चीज है। क्लियर हो गया ना? ये आते हैं एग्जामों में क्वेश्चन, तो देखो अपने साथ साथ में केमिस्ट्री भी तैयार हो रही है, हो रही नहीं हो रही? चलो छोड़ो, क्लियर है, आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अमोनिया के बारे में पूछा, इनमें से सबसे ज्यादा जहरीला अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है? भाई कायदे की बात है नहीं है, अगर ये अपने शरीर में रह गया, मान लो किडनी खराब हो गई, पेशाब नहीं लग रहा, तो कुछ जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो शरीर हमारा जो होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो आपसे एक प्रश्न बनता है कि इनमें से सबसे जहरीला जो पदार्थ होता है अपशिष्ट पदार्थ, वो कौन सा होता है? तो क्या होगा? और इसी सबसे जहरीले पदार्थ को अपना शरीर कहता है, अच्छा तू सबसे ज्यादा जहरीला, आ लेट तुझे लपेटता हूँ देखे। और लपेट देता है, इसको किस में लपेट देता है बताओ? यूरिया में। है या नहीं है बताओ? तो सबसे कम जहरीला कौन सा हो गया? तो इसको आप हल्के में नहीं लें, तो अब आप बताओ, जब अपना शरीर जो सबसे ज्यादा जहरीला है उसको लपेट के सबसे कम जहरीला बना सकता है, तो अपन थोड़ा सा दिमाग लगा के, है ना,
सिलेक्शन नहीं ले सकते क्या भाई? आप है ना, ये अपना जो शरीर है ना, इसको जहर पिला दो इसको। मजाक नहीं कर रहा, हंसो मत। शरीर अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, ये अपने हिसाब से चलता है। ये दोनों दरवाजे खोल देगा, जहर को अंदर नहीं रुकने देगा। इस लाइन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? पहले उल्टी करेगा, उल्टी के बाद में भी नहीं निकल रहा तो फिर दस्त करेगा, दस्त के साथ भी नहीं निकल रहा फिर पसीना निकालेगा, पसीना। और फिर भी तूने इससे भी ज्यादा पील कर देगा भाई, सॉरी। अब तो संभाल, मेरे बस की बात नहीं है। अब लड़ता नहीं लड़ता बताओ? तो जब ये लड़ता है तो फिर अपन को तो लड़ना पड़ेगा ना भाई। अरे हाँ या ना? अरे समझे कि नहीं समझे? अब देखो, मैंने कुछ नहीं बताया, मैं अगर इसी को पर्सन की भाषा में पूछूंगी, अगर कोई आदमी जहर खा ले तो उसके क्या क्या लक्षण दिखेंगे आपको? उल्टी, दस्त, तेज पसीना आना। बस, जो समझ गया वो समझदार है ना। इसीलिए तो कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफी है। इतनी सुनी हुई है ना, पूरी सुना दूं कहानी? समझदार के लिए इशारा काफी और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है ना? चलो स्टार्ट करें। अरे क्लियर होगी ना ये बात है? भाई कोई बच्चा रो रहा है, उसको गुब्बारा दे दो, वो चुप हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। बस, चलो और आगे देखते हैं। देखो, अवशिष्ट पदार्थ क्लियर हो गए। इसके अलावा और क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या था? प्लाज्मा प्रोटीन थी, पानी था, अपशिष्ट पदार्थ थी, है ना, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ थे। उसके अलावा और क्या क्या होता है बताओ? जल्दी बोलो। अरे रक्त में होता है, तभी तो कहते हैं ना, मैं ग्लूकोज चढ़वा के आऊं बोतल। समझे ही नहीं समझे? ग्लूकोज ये भी कहाँ पर मिलता है, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, किस में मिलता है? ब्लड में ही मिलता है ना? ब्लड के भी कौन से घटक में मिलेगा? प्लाज्मा में। उसके अलावा और क्या क्या होता है? तब बोलेंगे इसके अंदर कुछ पदार्थ होते हैं ना। और वो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं अकार्बनिक, और दूसरे कौन से होते हैं, जल्दी बोलो? कार्बनिक, है ना? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। चलो, केमिस्ट्री भी साथ साथ में चल रही है, बेसिक चीजें भी चल रही हैं, समझ रहे हैं? चलो, अब देखो, दो लाइन और बोल देता हूँ ना, समझना ध्यान से। ये अकार्बनिक और कार्बनिक क्या होते हैं? बहुत बार पढ़ा है, जिसमें कार्बन होता है वो तो कार्बनिक नहीं होता है, वो अकार्बनिक। लेकिन ये पूरी गलत है। इनको कहा जाता है सरलतम घटक। क्या कहा जाता है? सरलतम पदार्थ। इनको कहा जाता है जटिल या जटिलतम पदार्थ। आवर्त सारणी होती है ना, आवर्त सारणी, उसकी केमिस्ट्री पढ़ा दूं अभी थोड़ी देर, ताकि आज ये दिमाग का ये लोचा ही खत्म हो जाए। ग्रेजुएशन हो गई अपनी, होगी ना, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया। जिनकी हो गई इनसे पूछ लो एक बार, नहीं समझ में है ना? तो देखो, ध्यान से सुनना। पहले पृथ्वी जब बनी थी ना, शुरू शुरू में, तब पहले उस पर क्या थे? क्या थे? एक बार स्टॉप करोगे एक सेकंड के लिए? अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है। तो देखो, पहले बन रहे थे, कौन से बने थे? जल्दी बोलो। अकार्बनिक। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या बोला जाता है? सरलतम। फिर इनसे धीरे धीरे क्या बनने लगे, जल्दी बोलो? कार्बनिक। और कार्बनिक मतलब अपनी भाषा में क्या हो गई ये? जटिल पदार्थ हो गए। कैसे? जितने भी आवर्त सारणी होते हैं ना, आवर्त सारणी, उसके अंदर ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो होते हैं ना, ये सारे क्या है भाई? क्या है ये? ध्यान से सुनना। मतलब जो आवर्त सारणी है उसके अंदर ये सारे क्या हैं? तत्व हैं। क्या है? इंग्लिश में क्या बोला जाता है इनको? एलिमेंट। क्या बोला जाता है? देखो समझना ध्यान से, ये जो तत्व होते हैं ना, इनको रटो मत। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन क्यों है? यहाँ पर तत्व है, वो क्या है? समझ गया? कौन सा तत्व है? जाकर देखा, गैसीय तत्व है। एक द्रव होता है, एक ठोस, तो कौन सा है ये? बस, समझे कि नहीं समझे बताओ? बस,
तो मेरे भाई जब धरती बनी थी ना तो यही थे इसके ऊपर सबसे पहले। कौन थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। थे या नहीं थे बताओ? फिर धीरे 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 ये सारे जुड़ने लगे और ये जुड़कर क्या बन गए? कार्बन बन गए, मतलब कार्बनिक पदार्थ बन गए। देखो, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है कि नहीं है बता दो? अगर मैं इनको काटूंगा तो इनका मिलने का अनुपात क्या रहेगा? मतलब ये एक व्यवस्थित क्रम में मिलकर ये धीरे धीरे क्या बनने लगे? कार्बनिक पदार्थ। अब मैं बताऊं आपको कि अगर ये कार्बनिक पदार्थ अगर ये टूटेंगे तो किस में बदलेंगे बताओ? जल्दी बोलो। अकार्बनिक पदार्थ। और अगर ये अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये अगर वापस अगर मिल गए तो किस में बदल जाएंगे? कार्बनिक में। अब ये बताओ, हमारे शरीर में जो ताकत मिलती है वो किस से मिलती है? कार्बनिक से या अकार्बनिक से? ग्लूकोज ही तो होता है, तभी तो चढ़वाने जाते हैं भाई। अरे सारा सिस्टम आपका देखा हुआ है, ये जो 20 साल की उम्र खराब करी है ना, इसको थोड़ा थोड़ा है ना सेट कर लो। आप समझ लो जिंदगी में जो देख रहे हैं ना, इसी के ही क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको दैनिक विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मतलब जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कांड हो रहे हैं ना, उनसे अगर अपन समझेंगे ना तो मेरे भाई वही साइंस है। तो मैं अगर आपसे पूछ लूं, क्या कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं? नहीं देते। तो हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? अब जल्दी बोलो। कार्बनिक पदार्थों से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। समझ में आ गई बात? सर ये क्या करते हैं फिर? अगर ये नहीं होंगे तो कार्बनिक पदार्थ भी तो नहीं बनेंगे ना, और कार्बनिक पदार्थ नहीं बनेंगे तो फिर कोई काम के नहीं ना। तो ये हमारे शरीर को चलाने के लिए या उसको सुचारू रूप से काम करवाने के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपन तो मर जाएंगे ही। नहीं मर जाएंगे तो चलेंगे क्या भाई? नहीं चलेंगे ना। तो दोनों की अगर मैं पूछ लूं कि हमारे शरीर में जो आवश्यक जो पदार्थ होते हैं, जो हमारे दैनिक कार्य करवाने के लिए, संपन्न कराने के लिए आवश्यक होते हैं, वो कौन से घटक होते हैं? जल्दी बोलो। अरे कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है। तो अब बताओ, वो परिभाषा कायदे से सही बैटरी थी क्या भाई? बता दो, आप ही बता दो। अब दोबारा कभी नहीं बोलोगे ना? अरे नहीं बोलोगे ना कि जिसमें कार्बन है वो तो कार्बनिक नहीं भाई। जब धरती शुरू में बनी थी तो क्या थी? कार्बनिक। फिर धीरे धीरे सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े, जुड़ने से धीरे धीरे क्या बना? लेकिन ये जुड़ने का क्रम था 2:1। मतलब कोई भी चीज होती है सिस्टमेटिक जुड़ती है भाई, ऐसे नहीं है 15-20 वो गलगोट 2-4 वो और 3-2-1 हो। समझे ही नहीं समझे? मजा आया कि नहीं आया बताओ? है ना? जी करे, वो गाना सुना है क्या आप लोगों ने? जी करे पढ़ता रहूं, कितना प्यारा तुझे साइंस बनाया है ना। नहीं सुना? चलो खैर छोड़ो फिर। लेट तो नहीं हो रहे ना किसी को? लेट उनको होती है जो खुद लेट है ना। मजा आया? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बस। और एक वो याद है क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, नारा किसने दिया था? है ना? हाँ। बस रटो मत। सुभाष चंद्र बोस जी को क्यों परेशान कर रहे हो उनको? अरे समझ गए ना भाई? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, ऑक्सीजन ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? कार्बनिक है या कार्बनिक? अब सुनो, मन भूख लाग रही है, एसएससी का माइंड क्वेश्चन है, मन भूख लाग रही है, मैं पानी पी लूंगा मेरी भूख मिट जाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि खाना खाते इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन होते हैं मेरे भाई। है ना? तो होते हैं, तो इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। तो क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे शरीर से, सॉरी, हमारे शरीर को जल से कितनी ऊर्जा मिलती है? अब हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है वो किस रूप में मिलती है? एटीपी फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रूप में। तो बताओ, आप सोच के बताओ कि है ना, जल से हमें कितनी एटीपी मिलती है बताओ? कितनी मिलती है? 0 एटीपी। 0 एटीपी का मतलब है, जल्दी बोलो, कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो ये भी किस में आएगा? बस याद कर लो इस चीज को। अगर मैंने बोल दिया ग्लूकोज है, अब देखो, एक दिन ध्यान से सुनना, ये क्या है बेटा? ग्लूकोज। क्योंकि ये सीटी की कॉमन क्लास है,
एक रैंडम क्लास है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं सारी चीजें इन्वॉल्व करके पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ग्लूकोज, नाम सुना क्या? यही नाम सुना क्या, कार्बोहाइड्रेट? अरे सुना है नहीं सुना बताओ। अब मैं पूछूं आपसे, ग्लूकोज तो एक प्रकार की शर्करा है, नहीं सर है बताओ, है ना रे शर्करा। मतलब किसी भी नाम के लास्ट में अगर क्या लिखा हुआ हो, ओज, वो क्या है, शर्करा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लेक्टोज, है या नहीं है? लेकिन प्रश्न तो ये आता है कि सबसे सरलतम शर्करा कौन सी होती है? क्यों? क्योंकि जो जितनी ज्यादा जटिल होगी, बिन तोड़बाम बत्तो ही टाइम लागेगा, बत्तो ही जोर होगा ना, शरीर तो थक जाएगा, एनर्जी तो भी खर्च हो जाएगी। तो आपने बॉडी तो सब सिस्टमेटिक चीज चाहिए तैयार की हुई। तो पर्सन बना है भाई साहब, ग्लूकोज का, सॉरी शर्करा का कौन सा रूप हमारे ब्लड में मिलता है? ग्लूकोज। सबसे जल्दी पचने वाली शर्करा कौन सी है? सबसे जल्दी ऊर्जा देने वाली कौन सी है? अरे ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ब्लड शुगर लाया और ब्लड में चढ़ाई डायरेक्ट, कौन चढ़ाओगे आप ग्लूकोज? और ये तो क्वेश्चन आया है कि ब्लड शर्करा या ब्लड ग्लूकोज किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? C6H12O6 को बोलेंगे, है ना। समझ गया ना? क्लियर है? मैंने अभी बताया था ना। बेटा देखो, जिद मत करो ना ना, इधर देखो। अगर मान लो गलती में परसेंट आ गो, इमेजिन करो कि एक ग्लूकोज को कितनी एटीपी मिली जना, क्या करोगा? कितनी मिलना बताओ? 36 + 2 बराबर कितनी होगी? 38। क्योंकि ये दो चक्रों के द्वारा मिलती है, एक को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, एक को बोलते हैं क्रेब्स चक्कर। समझे नहीं समझे? तो ये तो हो गए ग्लाइकोलाइसिस से, और ये हो गए क्रेब्स चक्कर, दोनों से मिलती हैं कितनी टोटल है? 38। इसमें ग्लाइकोलाइसिस से कितनी मिलती है और क्रेब्स चक्कर से कितनी मिलती है? याद रख लो ये क्या, बोलो। और कुछ ही नहीं आता 12वीं तक की, ये छोटी छोटी चीजें आती हैं। 38 एटीपी हमें कितने ग्लूकोज के अणुओं से मिलती है, तो क्या बोलेंगे? अब ये अणु नहीं होगा एक प्रकार का, ये यौगिक भी होगा, क्योंकि मुझे समझाना है ना ये सारा। तो ये इधर की कहानी तो समझ में आ गई ना सारी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझ में आ गया। तो अब देखो ये जो तत्व थे ना बेटा जी, तो आवर्त सारणी के जितने भी नाम है ना, उन नामों को अपन क्या पुकारेंगे आज से? तत्व होंगे। समझ में आ गई ना? अब देखो, मैं अगर आपसे बोलूं, बेटा जी एक मिनट, तत्व जो अपना रूप दर्शाते हैं, उस रूप को क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और यही परमाणु आगे जाकर अगर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे बताओ? और अगर यही आगे जाके अणु मिल जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? आज ये कचरा भी क्लियर हो गया ना दिमाग में, अणु परमाणु ये किसके रूप है? सब किसके रूप है? तत्व के ही तो नाम है, रूप है। देखो, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन, क्या लिखा? क्या लिखा भाई? देखो, देखो सही लिखा है, गलत नहीं लिखा, डरो मत। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये अकेले ही तो है ना। तो ये क्या है बताओ? तत्व के रूप है ना। ये क्या है? परमाणु रूप है, कौन से है? और इनको मैंने दो दो कर दिया आगे जाके, H2O2, N2, Cl2, ये दो दो हो गए। अब ये क्या हो गए? अणु हो गए, है ना। और मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो ये C6H12O6, अमोनिया का सूत्र लिख दूंगा, है ना, NH3, सॉरी NH2CO NH2, है ना। यौगिक लिख दिया अपन ने, कौन सा? यूरिया का। लिख दिया ना, बताओ। ऐसे जितने भी ये बहुत सारे नाम एक साथ भेड़े हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? यौगिक। तो मैं पूछूं, सबसे सरलतम जो पदार्थ जो होता है, सरलतम, वो कौन सा होता है? सबसे जटिल जो होता है वो कौन सा होता है? समझ में आएगा। अपन ने जो आवर्त सारणी पढ़ी थी, इसमें जितने भी नाम थे वो किसके थे? यौगिकों के। और ये यौगिक होते हैं, ये किसी भी पदार्थ को सरलतम रूप में दर्शाएंगे तो क्या कहलाएंगे?
और अगर मैं बोल दूं कि ये परमाणु मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, और अगर मैं बोल दूं कि अणु मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर तो सियाना निकल गया, अपने से भी सियाना, और उसने पूछ लिया कि परमाणु और अणु दोनों मिल गए तो क्या बनेंगे, तो क्या बनेगा, तब भी यौगिक बनेगा। तुम कहोगे सर कैसे, तो देखो यौगिक कैसे बना, जैसे मैंने लिख दिया HNO3, क्या लिख दिया भाई, H क्या है आप बताओ, N क्या है बताओ, O3 है, क्या हो गया। तो परमाणु और अणु ये भी मिलकर क्या बना सकते हैं, कोई चीज रटने की नहीं है ना, देखो सब चीज समझने की है। क्लियर हो गया, आज पॉइंट क्लियर हो गया ना, अब नहीं उलझोगे ना रे भाई परमाणु अणु यौगिक के अंदर, नहीं उलझोगे ना, बस। तो यही तो छोटी सी प्रॉब्लम है, आपने तो समझा नहीं आपा, समझ में आ गई ना, पक्का। अब देखो ये तो ब्लड को जनरल इंट्रोडक्शन, अभी मैं एक और छोटा सा पर्सन, आप ब्लड ग्रुप क्या हुआ है, सारा टॉपिक है आरएच को एक बोर्ड का मैं समझा दूंगा, पूरा बेसिक चीज है। अभी आरबीसी की भी बात करेंगे, शांति और सुनने का मजा अलग हुआ है ना। अभी अपन रक्त कणिका कौन करेंगे, वो छोटो सो पर्सन आवे, कोई ड्रावणों को नहीं आवे है ना। तो बहुत टेबल है, बट टेबल था मैं बता दे चुके हैं, याद करनी है। लेकिन भी पहले आप पार्टी चाल जना बता रहा हूँ भाई थाने की, एक टॉपिक और भी बना है, ऊपर डी चले जाओ, बहुत काम आओगे थारे। वो आवेगो रक्त, और रक्त का क्या बोला करे है, समूह। और एक नाम और भी हो, एक माए क्या नाम आवे है, आरएच। पहले पहले प्रश्न आवे है कि ब्लड समूह या ब्लड ग्रुप कितना प्रकार का है, कितना प्रकार का है। पक्को डेफिनेटली का पर्सन बना है, और गलती कर रहे हैं टाबरी का है। एक वह कौन सो ए, एक वह है, और एक वह है, और एक वह है। पहले पहले पर्सन आवे एक माए, कौन सा ब्लड ग्रुप में एंटीजन पाए जाए, कौन सा में एंटीजन को नहीं पाए जाए, कौन सो सर्व दाता है और कौन सो सर्व ग्राह्य है, समझ गया ना। तो इसके अंदर भी दो रूप होते हैं, एक तो होता है आर एच, है ना, आर एच होता है ना भाई, इसके दो रूप नहीं होंगे क्या बताओ, एक तो बोलेंगे आर एच पॉजिटिव और एक आर एच, इसको तो अपन ऐसे लिखते हैं ए नेगेटिव और इसको लिखते हैं ए। तो अब आप बताओ ईमानदारी से, ये जो प्लस का चिन्ह दर्शाया जा रहा है वो किसको दर्शा रहा है, आर एच। तो आर एच ये कहाँ मिलता है, रक्त में, और रक्त में भी कहाँ पर मिलता है बताओ आप जल्दी से, आरबीसी की सतह के ऊपर होता है। एक गोल गोल सो फुटबॉल हुआ है ना जी, अभी का चिपकेड़ो एक माटी को थोड़ो सो गीलो हुआ है ना, भीतर के ऊपर चिपकेड़ो हुआ है, बिन के बोले आर एच। और बी की माइल ना के अगर कोई दानों से चिपकेड़ो है, बिन के बोले इमोग्लोबिन, के बोले आ समझ में आ गई। आरबीसी का माइन है वो हीमोग्लोबिन कण, और 12 है वो आरएच कण। क्लियर होगो, रटने की जरूरत कोई नहीं है ना। चलो अब देखो, और इजी वे में पढ़ाई, एग्जाम में क्वेश्चन आप भी तेरे को बात करेंगे, और कुछ ही करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। आपने शरीर में पहली एंटीजन बनाया कि एंटीबॉडी बनाए, पहली एंटीजन बनाया कि एंटीबॉडी बनाए, एंटीबॉडी कौन बनाएगी, पहले आपकी लाइफ में आएगी वो होगी जी, है ना। और फिर वो दाग बना ली तो भविष्य में क्या बन जाएगी, दो बार मत बोल देना बीबी। समझ गए क्या, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। अब जो जी बनाएंगे अपन, वो तो अपनी पसंद से बनाएंगे ना अपन की, ये भाई जी है अपनी पसंद, ये अपनी सोच के जैसी समानता होगी, उसमें क्या होगी, बोथ आर समान, है ना, समान होंगे। तो ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसके अंदर बताना एंटीजन क्या होगा, बी में क्या होगा, अब बेबी तो उल्टी चाल वाली हुआ है। हुआ कोई नहीं हुआ बताओ, अरे हाँ है ना, चलो शादीशुदा आदमी बता सकते हैं, देखो वो तो देखो उल्टी होती है ना भाई वो तो अपन क्या करेंगे, चलो उल्टे से समझ लेते हैं एक बार, इधर देखो बेटा, इधर देखो एक बार,
बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, रटने की जरूरत ही कोई नहीं है। ये नाम याद रखना एक बार। देखो, ए जी, सुनो कि रोटी खा लो। ए जी, ए का मतलब होता है ब्लड ग्रुप ए है, उसका एंटीजन बोथ आर सेम, है ना। बस एग्जाम में 2 मिनट में जाते हैं, पहली चोट खाली बैठा हुआ है ना, खाली पन्ना के ऊपर पेपर के लेना, चार्ट बना के तैयार रख दो ताकि दिक्कत नहीं हुए। पर्सन आयो, मैच करायो, टकाटक फ्री। अब इसकी उल्टी, ये तो हमेशा उल्टे काम करती है, बी है तो क्या हो जाएगा, और जब दोनों ही नहीं है, अगर जिसके दो दो हो जाएगी जी तो कुछ बचेगा क्या उसके पास कुछ नहीं बचेगा ना। और जिसके पास कुछ ही नहीं होगा फिर उसके पास क्या हो जाएगा। समझ गए कवि क्या कहना चाहता है ना। तो देखो, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, कौन सा होता है जिसके अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता। क्लियर हो गया क्या? क्लियर है। बस अब देखो, इसको सर्वदाता ग्रुप कहते हैं ना, लेकिन मैंने कहा था ना इसके भी दो रूप होते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस। का मतलब है इसके ऊपर कौन बैठा है। अब अगर आर एच चला गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। मान लो सपोज करो मैं इनको खून दे रहा हूँ, है ना, इनके शरीर में आर एच है ही नहीं, नेगेटिव है, और मैंने मेरा दिया उसमें पॉजिटिव है, दे दिया, तो इनके शरीर में था ही नहीं। अब आर एच खुद क्या है, एक प्रकार का एंटीजन, तो ये भी पर्सन तैयार हो गया। अब देखो एंटीजन, आर एच क्या है, एंटीजन, माइनस का मतलब नहीं है। अब ये है ही नहीं और मैंने वो खून में डाल दिया, तो इनका शरीर फिर एंटीबॉडी बनाएगा और उस आर एच को मार देगा, मतलब खून को नष्ट कर देगा, करेगा नहीं करेगा। तो इसमें भी प्रश्न आता है कि मैं ये खून नहीं दे सकता, कौन सा दे सकता हूँ जिसमें आर एच नहीं है। तो तुम खुद बताओ कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ नेगेटिव। रटो मत, है ना, क्योंकि आर एच खुद क्या है, एक प्रकार का, जल्दी बोलो, एंटीजन है। क्लियर हो गई क्या बात, बोलो। अब मैं पूछूं कि सर्वग्राही कौन सा है। अब देखो, मैं ए बी है, मैंने उसको ए दे दिया तो बोल देगा कोई बात नहीं, ए मेरे पास पड़ा है ना, बी तो नहीं है, निकाल लूंगा काम। आपने बी दे दिया तो क्या कहेगा, कोई बात क्यों नहीं, मेरे पास तूने बी दे दिया तो मैं ए से भी निकाल लूंगा काम, है ना, थोड़ा बहुत। तो सर्वग्राही कौन हो गया, उसको ए का दे दो चाहे बी का दे दो, आंख बंद करके दे दो आप तो। याद हो गया ना। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, सर्वग्राही कौन सा होगा, प्लस या माइनस। दिमाग लगाओ यार। प्लस होगा। कौन सा होगा, प्लस होगा, क्योंकि माइनस वाले को प्लस दे दिया तो वैसे दिक्कत, है ना। तो सर्वग्राही कौन सा हो गया, ए बी पॉजिटिव। समझ में आ गई ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ये आर एच क्या होता है। अब आर एच की कहानी समझा देता हूँ, 1 मिनट का, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगाया ना अपन ने। अब वो आप पलटे ना कि इसकी खोज किसने की थी, लैंड विनर ने की थी, किसने की थी, क्या किया था, वो तो इंपॉर्टेंट नाम है, वो आपको सीट भी मिल जाएगी अगर आप बोलोगे तो, है ना। तो आर एच एक प्रकार का क्या, जल्दी बोलो, ये किस पर मिलता है, जल्दी बोलो, आरबीसी पे मिलता है। इसको किससे खोजा था, अरे किस में खोजा था इसको, लैंड विनर ने। इसको खोदा था एक बंदर था जिसको बोलते हैं रिसस या रईसस बंदर में, जिसको लाल डॉट 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 वाला बंदर कहते हैं ना। कौन सा बंदर कहते हैं बताओ। समझ गए क्या कवि क्या करना चाह रहा है नहीं बोलोगे ना। बस अब एक दिक्कत है, इसका इसका क्वेश्चन आता है, ये हमारे शरीर की कौन सी रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो एक कहावत है, अपने अपनों को मारते हैं, कभी पराया नहीं मारता आगे, क्योंकि उसी को पता होता है कि अपनी क्या कमजोरियां होती है, होती नहीं होती हैं। तो बताओ ये किसको प्रभावित करेगा रे। क्लियर हो गया ना। इससे रिलेटेड एक बीमारी भी होती है ना, वो किसको प्रभावित करती है, आरबीसी को।
अरे बात समझ में आ गई ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे यार, टफ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कथन है ना ये सत्य है या असत्य, उसमें बनता है क्वेश्चन। क्या आर एच के बिना रक्त समूह हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा था ना अभी, माइनस माइनस का मतलब नहीं है, प्लस का मतलब है। अरे उपस्थित और अनुपस्थिति को तो प्लस माइनस से लिखते हैं मेरे भाई। तो ब्लड में जरूरी है कि आर एच हो? नहीं है ना। जल्दी बताओ। तो लिख दो ना यार मेरे भाई ये चीज भी। अगर किसी ब्लड ग्रुप के अंदर अगर आर एच अगर उपस्थित है तो उसको किससे दर्शाएंगे? जैसे मैंने बोल दिया ए पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये ए पॉजिटिव क्या कह रहा है कि आई एम अवेलेबल विथ आर एच फैक्टर, आर एच कारक के साथ में मैं उपस्थित हूँ। इससे एक बीमारी भी होती है आर एच से संबंधित, तो कहते हैं इरिथ्रो, जल्दी बोलो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर पूरी कहानी छुपी हुई है, देखो मैं कुछ नहीं बता रहा, सारी चीजें इस नाम में छुपी। आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं, नहीं कहते बताओ? तो इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट किसके लिए नाम आता है जल्दी बोलो? आरबीसी के लिए। चलो दूसरी आप तो दो। बम ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है रे? अरे मैंने बोल दिया दूध फट गया, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना कि वो दही जम गया। फटेगा तो क्लोट बनेंगे ना, क्लोट का मतलब चिपकेगा भी ना वो, जम गया। इसका मतलब होता है प्रक्रिया, क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया। तो सिस का मतलब जिसमें आ गया, मतलब वो एक प्रक्रिया हो गई। अरे फिटेलिस में नाम आ गया फिटस, क्या नाम आ गया? और फिटस को क्या बोलते हैं जल्दी बोलो? भ्रूण नहीं बोलते क्या? मतलब उस माँ के बच्चे के अंदर अगर ये बीमारी हो गई, तो उस माँ का जो बच्चा है उसके अंदर ये बीमारी हो जाएगी, आरबीसी जम जाएंगी, रक्त का थक्का बन जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, हार्ट आगे नहीं जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो उस भ्रूण की जो मृत्यु होती है वो कौन सी बीमारी से होती है? इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, है ना। और इसमें हमेशा कौन से बच्चे की मृत्यु होती है? सेकंड बच्चे की होती है। पहला तो जन्म गया, निकल गया, भाग गया, ब्लीडिंग हुई होती रहे, उसको क्या मतलब, हम तो वेलकम। वो मरे तो दूसरा मरेगा ना। क्यों? क्योंकि ब्लड गिरेगा माँ के शरीर में, फिर उसको नष्ट करने के लिए माँ का शरीर एंटीबॉडी बनाएगा, फिर वो बना के वो पड़ी रहेंगी, फिर वो दूसरा कभी मेहमान आएगा फिर उसको लपेटेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो उसमें पहला बच्चा नहीं मरता है, इसको कहते हैं करता कोई और मरता कोई और। वो बीमारी कौन सी है? समझ गए ना। इसके एक टीका लगता है, उस टीके को इस बच्चे को बचाने के लिए, पहला बच्चा जो होता है ना उसके होते ही है ना 48 घंटे के भीतर एक टीका लगता है, उसको बोलते हैं एंटी डी। हाँ, एंटी डी का टीका लगता है। किसका लगता है? हाँ जी। ये किसको रोकती है? ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखो अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बम ब्लास्ट, इरिथ्रो, सुने नहीं सुने नाम बताओ? बस तो इसी चीज का है सारा खेल। तो मानते हो कि नहीं मानते हो कि साइंस के अंदर हर चीज का अर्थ होता है और उसके अर्थ में उसका पूरा सार छुपा हुआ होता है भाई? हाँ या ना बोलो। क्लियर है ना? ज्यादा टफ तो नहीं था ना कुछ भी, बताओ। तो इसमें एक टीका लगता है, वैक्सीन, वो कौन सा होता है? एंटी का टीका लगाया जाता है। ये एंटी का टीका है वो किससे संबंधित है? तो बोल देंगे आर एच से रिलेटेड है। समझ में आ गई ना? क्लियर है? अगर ये एंटीजन है तो ये एक क्या है? एंटी। वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं है ना, बेसिक सी थी। ऐसे ही है एक अपनी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर भी अपन को रासायनिक अभिक्रिया बनानी आ गई ना बेटा, तो उसके अंदर भी अपन कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक केमिस्ट्री का एक मैजिक नंबर बता दूं, है ना? ठीक है। मैजिक नंबर का तो समझ रहे हो क्या है? जादुई नंबर। 2 8
18 और 32। अरे सुना हुआ है क्या ये नाम? तो 8 8, 18 18 और 32। दिस इज कॉल्ड मैजिक नंबर ऑफ केमिस्ट्री। आप पूरी केमिस्ट्री इसी से कर सकते हो, कुछ नहीं करने की जरूरत मेरा भाई। अब केमिस्ट्री आने के लिए सबसे पहले मैंने आवाज सारणी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अरे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? द हाइड्रोजन और अठीन आगो हीलियम, हीलियम के बाद में अठाओगो लिथियम, आओगो कि नहीं आओगो? तो हाइड्रोजन कितना नंबर पर आवे है? उसमें दो जोड़ दिए तो कितने नंबर पे आएगा बताओ? क्योंकि दूसरा तो ये इधर आ गया। फिर इस 3 में 8 जोड़ देंगे, 8 और 3 कितने रहेंगे बताओ? तो है ना जी 11 नंबर का सोडियम इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा बताओ? खैर आएगा ना। तो इसे तुम पूरी आवाज सारणी बना सकते हो मेरे भाई। इसलिए इसको मैजिक नंबर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मैं आधा कर दूंगा। 2, 8, 18 और 32। तो ये हो गया कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का क्रम। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अरे नहीं रहे, ये तो नाभिक के बाहर वाली कक्षा में आएंगे जिसको बोलते हैं के। फिर दूसरी का होगी एल, कितने आएंगे? 8। तीसरी में कितने आएंगे अधिकतम? 8। कितने आएंगे बताओ? 18 है ना। उससे बाहर वाली में कितने आएंगे? 32। इनसे ज्यादा तो जा ही नहीं सकते ना फिर ऐसे। तो बोलो अपने आप हो गया नहीं हो गया? जैसे मैं बात करूं, मैंने लिखा हाइड्रोजन को H+ ही क्यों लिखते हैं भाई? क्योंकि नाभिक के बाहर वाली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आती है? तो एक ट्रिक और याद कर लो कि आवर्त सारणी में जो तत्व का जो नंबर होता है ना, वही उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है। अगर कोई 8 पे आ रहा है तो 8वें नंबर पे, तो उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? कोई 4 नंबर पे आ रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? अरे हुए कि नहीं हुए? प्रूफ करते हैं देखो। भाई मैंने H2O क्यों लिखा, H5O क्यों नहीं लिखा? है कि नहीं है? देखो ध्यान से, मैं इसको तोड़ूंगा ना ऐसे तो बनेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस हाइड्रोजन के बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्यों? अब देखो तुम कहोगे कैसे, देखो बात करते हैं, इधर देखो पहले आप, है ना। देखो बात करते हैं। मैं पूछूं इसका पीरियोडिक टेबल में स्थान कौन सा है? एक, इसका कौन सा है? इसका कौन सा है? मैंने कहा था ना आवर्त सारणी में जो स्थान है वही उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन संख्या। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें कितने हैं? एक। पढ़ के देख लो आप। ये नाभिक वाली कक्षा, इसके बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? जबकि अधिकतम कितने आ सकते हैं उसके अंदर? कितने आ सकते हैं अधिकतम पहली कक्षा में? अब देखो इसकी भी बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? अधिकतम कितने आ सकते हैं पहली में? ये कितने नंबर पे है? 8। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो देखो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 8 में से मैंने 2 भर दिए, 1 और 2 भर दिए ना। अब दूसरी कक्षा में जाएंगे, अब 8 में से 2 गए तो कितने बचे? तो 1 2 3 4 5 और 6। जबकि दूसरी कक्षा में आने कितने चाहिए? 8। तो खाली कितने रह गए? एक ये इससे पकड़ के लपेट लेगा, एक इससे पकड़ के लपेट लेगा। मतलब प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व है ना, जितने भी आदमी है ना, वो एक दूसरे से इसीलिए से जुड़ते हैं ताकि अपनी है ना आवश्यकताओं की क्या हो? पूर्ति हो। ब्याह भी तो इसीलिए होते हैं ना। मैं कमा के लिया हूँ, ये टाबरों को रोटी बना के देते। आवश्यकताओं की पूर्ति, नीड ऑफ डिमांड है। जो हमारी मांग है वो उनकी पूर्ति हो जाए, वो पूरी हो जाए। अब एक बात बताओ तुम, ये 6 जने लेके बैठा है, उससे ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन छीनता तो उसकी हवा टाइट नहीं हो जाती क्या?
इसके पास इतने मेंबर हैं, इन्होंने दम लगा के इसको खींच लिया। नाम सुना होगा आपने, आयन आयनन ऊर्जा आ रही है सारे, सुने ना? हाँ। तो ये क्या करेगा बेटा जी, ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया इसने। क्योंकि हर तत्व क्या करता है, अपने बाह्यतम कोर्स में, मैंने क्या नाम बोला सुनना, जो बाहर का जो कोर्स होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, उतने करने की कोशिश करता है वो, चाहे तो लेकर चाहे दे के। समझ गया? जैसे मैंने बात करी सोडियम की, सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। तो देखो, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितने आ गए, और तीसरे में कितना आएगा? एक। गिन लो। अब ये क्या करेगा, ये इधर है ना, इधर 17 और मांग के लाकर बर्बाद हो जाएगा। ये क्या कहेगा, तू जा रहे यार, ये लो 12 वाले में आवश्यक डिमांड पूरी कर दी कि नहीं कर दी बताओ? अरे करी कि नहीं करी मेरे भाई? बस। कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने? एक। इसीलिए आज तक सोडियम के ऊपर प्लस चिन्ह लिखा जाता है मेरे भाई। इसीलिए हाइड्रोजन पे हमेशा प्लस चिन्ह लिखा जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन को माइनस लिखा जाता है। इसीलिए ये 5 नहीं लिखा गया, ये क्यों लिखा गया? अब मैं आपसे कहूं कि NaCl बताओ, ये 11 नंबर पे आता है, ये 17 पे आता है। तो देखो, पहली कक्षा में कितने, दो, दूसरी में कितने, 8, तीसरी में कितना, एक। इनमें देखो, पहली कक्षा में दो, दूसरी में 8, और तीसरी में कितने? अरे 17 आ गए ना, है ना? तो ये क्या करेगा, ये इससे है ना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसीलिए Na तो प्लस हो गया और Cl है। अरे यार, एक बात और निकल के सामने आई, कि ये जो बंधन बना रहे हैं ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है ना। एक प्लस वाला है, देखो ध्यान से। एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है। HCl। अरे समझे कि नहीं समझे? मतलब विपरीत आवेशित आयन हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, तभी वो जुड़ते हैं, तभी उनका विवाह होता है। और आजकल तो आप लोग इंस्टाग्राम देख देख के वाड़े हो रहे होंगे ना। अरे समझे कि नहीं समझे, ये बताओ आप लोग? क्लियर हो गया ना? चलो एक राज की बात और बता देता हूँ, आधा टॉपिक यहीं पे भी खत्म हो गया। इसमें जो पहला नाम लिखा होता है ना, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ देना, हाइड्रोजन अपवाद है। क्यों? क्योंकि ये है ना, प्रकृति का सबसे हल्का तत्व है, गैसीय तत्व है, अस्थायी तत्व है ये। इसके भी तो रूप होते हैं ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसलिए हाइड्रोजन को छोड़ के ये अधातु में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो भी पहला नाम लिखा होता है ना, पहला नाम, वो हमेशा किसका होगा रे? धातु का। दूसरा किसका नाम होगा? अधातु का। देखो मैंने लिखा था HNO3। अब देखो, ये हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है कि नहीं है? लेकिन याद रखना, सभी गैसें अधातु हैं। क्या है? क्योंकि धातु तो कठोर होती हैं। क्या होती हैं? ये सोना चांदी प्लेटिनम, ये सारे कठोर हैं कि नहीं है बताओ? अरे हाँ या ना? तो बस, क्लियर हो गया। ये धातु नहीं है, लेकिन ये धातु जैसे गुण रखते हैं। क्या रखते हैं? तुम कहोगे सर कैसे? क्योंकि धातु है ना, वो आयन देती हैं, अधातु आयन लेती हैं, तभी तो प्लस चिन्ह लगा है। तो अब तुम खुद देख लो एक बार, HNO3 को चेक कर लो। करें क्या HNO3 को चेक? डाउट क्लियर हो जाएगा। HNO और 3, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 7वें नंबर पे आता है। तो देखो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ ना। पहले में कितने, दो, दूसरे में कितने आएंगे? अरे 7 कैसे आएंगे, 7 तो हैं ही। 5। इसको कितने चाहिए? 3 ऑक्सीजन है ना, एक को 2 चाहिए। चाहिए कि नहीं है? बताओ तो सही तो। अरे बताओ तो सही। सही है ना? तो मेरे भाई क्या करेगा ये, देखो 5 तो इससे ले लिए, एक इससे ले लिया। तो बताओ, प्लस है और माइनस है बराबर हुए कि नहीं हुए?
तो ये यहाँ पर किसकी तरह काम कर रही है, ये धातु की तरह काम कर रही है। लेकिन एक ट्रिक लिख लेना कि जितनी भी गैस होती है ना, गैस वो सारी किस में पढ़ते हैं अपन। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि धातु तो कैसी होती है, कठोर होती है। देखो रटो मत किसी भी चीज को, और मैंने कुछ रटाया भी नहीं है, सिर्फ मैंने वही चीज बताई है जो आपको काम आएगा। अब हो सकते हो आप लोगों ने यहाँ पे जो टाइम खराब किया है ना, ये टाइम आपको पेपर में बहुत काम आएगा। अब मेरी प्रॉब्लम समझो कि मुझे टाइम कम मिला, या फिर आप लोग समझो कि आपको टाइम कम मिला समझने के लिए, पढ़ने के लिए, आपकी जो भी कारण है उसके लिए। 2 मिनट रुको, छोटी सी बात क्लियर कर देता हूँ, समझ में आएगी कि नहीं ये बताओ। बस इसी के ऊपर पूरी कहानी टिकी हुई है बेटा। और जिसने ये छोटी छोटी चीज क्लियर कर ली ना, वो जो कथन सत्य है असत्य है इनके ऊपर पढ़ सकता है, इनके ऊपर काम कर सकता है। कर सकते हो ना, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, ओके। क्लियर है इतना, और कुछ पूछना है क्या पहले यहाँ तक ये बताओ। क्लियर है, पक्का। चलो रोक दो एक बार।